बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 5 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 9 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 9 पेट्राइटिज्म यानी हुब्बुल वतनी। आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने ये टर्म ऑलरेडी सुना होगा पेट्राइटिज्म, जबकि कुछ बच्चों के लिए ये टर्म न्यू होगा। पेट्राइटिज्म का मतलब है हुब्बुल वतनी। हुब्बुल वतनी क्या है? हुब्बुल वतनी का मतलब ये है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना, इसकी इज्जत करना और इसकी तरक्की के लिए काम करना। आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क का नाम है पाकिस्तान। ये 14 अगस्त 1947 यानी 14 अगस्त 1947 को मारूज़े वजूद में आया। यानी इस दिन पाकिस्तान अंग्रेज़ों और हिंदुओं की गुलामी से आज़ाद हुआ। ये टॉपिक आप अपनी सोशल स्टडी की बुक में रीड करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं पेट्राइटिज्म यानी हुब्बुल वतनी पर। जब हम हुब्बुल वतनी यानी पेट्राइटिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल ही हमारे जहन में ये आता है कि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत क्यों करनी चाहिए, इसका हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो हमें अपने मुल्क से मोहब्बत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि यही हमारा घर है, जहां हम पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं और हमें आज़ादी, तालीम और ज़िंदगी गुजारने के मौके मिले हैं। हमारा मुल्क यानी पाकिस्तान हमें शनाख्त देता है, इसलिए इसकी इज्जत और हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। आप सब स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान के किस सूबे और किस इलाके से है और आपको अपने इलाके की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। इस पेज पर आप देख सकते हैं, आपको एक बिल्डिंग की पिक्चर दी गई है जो कि है मीनार पाकिस्तान। ये मीनार पाकिस्तान जो है ये इकबाल पार्क लाहौर में वाक़या है। अब जो बच्चे लाहौर में रहते हैं उन्होंने ज़रूर मीनार पाकिस्तान का विज़िट किया होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में से कितने बच्चों ने मीनार पाकिस्तान देखा है। तो यूनिट को रीड करना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अगर टाइटल की तरफ देखें पेट्राइटिज्म, तो ये वर्ड थोड़ा डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस करने में। तो अगर कोई टीचर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि इस वर्ड की सिलेबिक डिवीज़न करें और बच्चों को इसकी प्रोनंसिएशन सबसे पहले सिखाएं। जैसे पेट रॉय टीज़म। आप थोड़ी ऊंची आवाज़ में इसको प्रोनाउंस किया करें ताकि आपकी ज़ुबान आदी हो जाए। पेट्राइटिज्म यानी हुब्बुल वतनी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 85 की तरफ और यूनिट को स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड यानी शुरू करते हैं। एजुकेशन तालीम। मेक्स ये बनाता है, अ नेशन एक कौम को, स्ट्रॉन्ग मजबूत, बाय मेकिंग पीपल उसके लोगों को बनाकर, नॉलेजेबल तालीम याफ्ता, एंड स्किलफुल और माहिर यानी उनको कोई स्किल सिखाकर। कि एजुकेशन यानी तालीम जो है ये एक कौम को मजबूत बनाती है क्योंकि ये लोगों को इल्म और महारत अता करती है। इट ऑल्सो मेक्स ये बनाती है लाइफ्स जिंदगियां बेटर बेहतर फॉर दोज उनके लिए हु नीड जिनको चाहिए टू स्ट्रगल कि वो कोशिश करें फॉर देयर सर्वाइवल अपनी बका के लिए। और मज़ीद ये कि ये उन लोगों की ज़िंदगियों को भी बेहतर बनाती है जो अपनी बका के लिए जदोजहद करते हैं। स्ट्रगल कहते हैं जदोजहद। स्ट्रॉन्ग नेशंस के मजबूत अक़वाम ऑलवेज हमेशा वर्क हार्ड मेहनत करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी माशरे की फलाह बहबूद के लिए। वेलफेयर कहते हैं फलाह बहबूद, सोसाइटी कहते हैं माशरे को। तो यहाँ पर हमने रीड किया कि तालीम एक कौम को मजबूत बनाती है क्योंकि ये लोगों को इल्म और महारत अता करती है। ये उन लोगों की ज़िंदगियों को भी बेहतर बनाती है जो अपनी बका के लिए जदोजहद करते हैं। मजबूत कौमें हमेशा माशरे की फलाह बहबूद के लिए काम करती हैं। अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट्स हमने रीड की हैं ये है अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। यानी आप
اب جب اسکول جاتے ہیں روز، جب میں بھی آپ کی ایج میں تھی تو میں بھی روز یہی سوچا کرتی تھی کہ میں کیوں روز اسکول جاتی ہوں، میرے اسکول جانے کا کیا مقصد ہے؟ بس یہی مقصد ہے کہ میں پاس ہوتی رہوں اور میں اگلی کلاس میں پروموٹ ہوتی رہوں اور کلاس میں پوزیشن لیتی رہوں۔ نہیں، بلکہ تعلیم کا مقصد صرف آپ کو کتاب سکھانا نہیں، بلکہ آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانا ہے۔ تعلیم آپ کو صرف کتابی باتیں نہیں سکھاتا، بلکہ آپ کی آنے والی پریکٹیکل لائف کے لیے آپ کو تیار کرتا ہے۔ اب نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو 2 پکچرز دی گئی ہیں اور ان پکچرز سے ریلیٹڈ آپ کو لیٹس ٹاک کے پورشن میں کوسچنز دیے گئے ہیں۔ ہم سب سے پہلے ان کوسچنز کو ریڈ کرتے ہیں، پھر پکچرز کے اکارڈنگ ان کوسچنز کے آنسرز ہم دیں گے۔ لیٹس ٹاک، آئیے بات کریں واٹ از ہیپننگ ان دیز پکچرز، کہ ان تصاویر میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس 2 پکچرز موجود ہیں۔ ڈسکرائب، بیان کریں، اٹ ان یور اون ورڈز، اپنے الفاظ میں۔ اور کوسچن نمبر 2 ہے واٹ کین یو ڈو فار دا ویلفیئر آف سوسائٹی، کہ آپ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ سوسائٹی، معاشرہ، ویلفیئر، فلاح و بہبود۔ واپس چلتے ہیں پکچرز کی طرف۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہاں پر 2 پکچرز موجود ہیں۔ دونوں پکچرز میں جو کامن چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس اسکول۔ یہاں پر بھی اسکول ہے اور یہاں پر بھی اسکول ہے۔ دوسرا، یہاں پر بھی اسٹوڈنٹس ہیں اور یہاں پر بھی اسٹوڈنٹس ہیں۔ اگر ہم ڈفرنس کی بات کریں تو ڈفرنس ایک تو بلڈنگز میں ہے، دوسرا ان کی سراؤنڈنگز میں ہے۔ بلڈنگز اگر آپ دیکھیں تو یہ پرانی بلڈنگ ہے، چھوٹی بلڈنگ ہے، بہت زیادہ ویل اکوپڈ نہیں ہے۔ جبکہ اگر آپ اس والی بلڈنگ کو دیکھیں تو یہ ایک تو سائز میں بہت بڑی ہے، دوسرا آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھیں تو یہ خوبصورت بھی بہت دکھ رہی ہے اور یہ ویل اکوپڈ بھی دکھ رہی ہے۔ اب میں اگر اپنا اندازہ لگاؤں تو شاید یہ پرائیویٹ اسکول ہے اور یہ گورنمنٹ اسکول ہے، لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے۔ آج کل گورنمنٹ اسکولز بھی بہت بہتر ہو گئے ہیں، ہمیں صرف بلڈنگ کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میرا تعلق کے پی کے سے ہے، تو اگر میں کے پی کے گورنمنٹ اسکولز کی بات کروں تو ان کے بلڈنگز بہت چھوٹے ہیں، جبکہ اگر ہم سیکنڈری یا ہائر سیکنڈری اسکولز کی بات کریں تو ان کی بلڈنگز کمپیریٹیولی بہت بہتر ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ گاؤں کا اسکول ہے اور یہ شہر کا اسکول ہے، لیکن پھر وہی بات کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گاؤں میں یعنی دیہاتوں میں بھی بہت اچھے اچھے اسکولز بن چکے ہیں۔ میں خود رورل ایریا سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن جب میں ارد گرد اپنے اسکولز کو دیکھتی ہوں، پرائیویٹ اسکولز، گورنمنٹ اسکولز، تو میں یقین سے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے گاؤں کے بچے جو ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ اسکولز کے ہوں یا پرائیویٹ اسکولز کے، وہ شہر کے بچوں کے ساتھ کمپٹیشن کر بھی سکتے ہیں اور ان سے جیت بھی سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو ان کا آنسر لکھوا دیتی ہوں۔ دونوں اسکولز کو یہاں پر ہم کمپیئر کریں گے۔ ہم لکھیں گے that in these pictures children are going to school. One picture shows a school in rural area where the building is simple and not very developed. However, the other picture shows a school in an urban area where the building is large, modern and well equipped. تو جی ہم نے آنسر لکھا کہ ان تصاویر میں بچے اسکول جا رہے ہیں۔ ایک تصویر میں دیہی علاقے کا اسکول دکھایا گیا ہے جہاں عمارت سادہ اور کم ترقی یافتہ ہے، جبکہ دوسری تصویر میں شہری علاقے کا اسکول ہے جہاں عمارت بڑی، جدید اور بہتر سہولیات سے لیس ہے۔
تو यहाँ पर हमने दोनों पिक्चर्स को एनालाइज किया। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये था दैट व्हाट कैन यू डू फॉर द वेलफेयर ऑफ योर सोसाइटी, कि आप अपनी माशरे के फलाह बहबूद के लिए क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल आप जिस स्टेज पर हैं, यानी आप ग्रेड 5th में हैं, तो आपके लेवल की अगर हम बात करें तो वी कैन वर्क फॉर द welfare of society by helping others, respecting people and keeping, बल्कि यहाँ पे एंड नहीं लिखते, कीपिंग कॉमा लगा देते हैं, कीपिंग द सराउंडिंग्स clean and most importantly getting education। आप जिस स्टेज पर हैं वहां पर सबसे पहला फर्ज आपका यही बनता है कि आप अपनी तालीम पर तवज्जो दें। वी कैन वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी बाय हेल्पिंग अदर्स, कि हम दूसरों की मदद करके, रिस्पेक्टिंग पीपल, लोगों का एहतराम करके, कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन, अपने माहौल को साफ रख के, एंड गेटिंग एजुकेशन, और तालीम हासिल करके माशरे की फलाह व बहबूद के लिए काम कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप जिस स्टेज पर हैं आपके लिए सबसे ज़रूरी काम ये है कि आप तालीम हासिल करें, और तालीम हासिल करने के बाद यानी जब आपकी एजुकेशन ख़त्म हो जाए तो अपने माशरे के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करना और उसके लोगों की खिदमत करना, यही आपका बुनियादी फ़र्ज़ है। इसके अलावा यहाँ पर जो पॉइंट्स हमने लिखने हैं कि आपने एक दूसरे की मदद करनी है, लोगों का एहतराम करना है और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना है। तो यहाँ पर हमने दी हुई पिक्चर्स को एनालाइज किया और लेट्स टॉक के पोर्शन को कवर किया। यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहूँगी कि इस बुक में आपको जो भी पिक्चर्स दी जाती हैं उन पिक्चर्स को गौर से देखा करें। इन पिक्चर्स में आपके लिए कोई मैसेज होता है तो आप उस मैसेज को पिक किया करें। देखें, जिस तरह यहाँ पर आपको मीनार पाकिस्तान की पिक्चर दी गई है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे ने मीनार पाकिस्तान देखा हुआ हो, लेकिन आप उसको किताब में देख लें, आप उसको तस्वीर में देख लें, तो फिर भी अगर कोई आपसे कोई सवाल पूछता है उसके बारे में, जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मीनार पाकिस्तान का कलर क्या है, तो आपको एटलीस्ट आइडिया हो कि वो कलर में वाइट है। इसी तरह ये कहाँ पर वाक़या है, ये पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर लाहौर में वाक़या है। तो इसी तरह आपके पास जो भी पिक्चर्स हों उनको देखा करें और उनसे कुछ सीखा करें। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 85 की तरफ, और यहाँ पर हमारे पास एक बहुत खूबसूरत पोएम दी गई है, तो आइए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। पोएम का टाइटल है हमारे पास अ नेशन, यानी एक कौम। यह है नेशंस। एपोस्ट्रोफी एस जो है ये उर्दू में का, के और की के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक कौम की स्ट्रेंथ, ताकत। अ नेशन स्ट्रेंथ, एक कौम की ताकत। ये यूनिट है हमारे पास यूनिट नंबर 9, जिसका टाइटल है पेट्रोटिज्म यानी हुब्बुल वतनी। और इसी यूनिट के अंदर अब हम एक पोएम को रीड कर रहे हैं जिसका टाइटल है अ नेशन स्ट्रेंथ यानी एक कौम की ताकत। इस पोएम में हम रीड करेंगे कि किसी भी नेशन यानी किसी भी कौम की असली स्ट्रेंथ यानी उसकी असली ताकत क्या होती है। इस पोएम में हम रीड करेंगे कि एक कौम की असली ताकत उसके लोगों में होती है। ईमानदार, बहादुर और मेहनती अफराद ही एक मजबूत और कामयाब कौम बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ प्री रीडिंग क्वेश्चंस मौजूद हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले देने होते हैं। तो आइए सबसे पहले इन प्री रीडिंग क्वेश्चंस को रीड करते हैं। 2 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द कलर्स ऑफ आवर नेशनल फ्लैग मीन, कि हमारे कौमी परचम के रंग क्या जाहिर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग यानी कौमी परचम की तस्वीर दी भी गई है। इसमें आप देख सकते हैं 2 कलर्स हैं, वाइट एंड ग्रीन, और इसमें एक चांद और सितारा है यानी अ क्रेसेंट एंड अ स्टार। अपने नेशनल फ्लैग के बारे में आप ऑलरेडी रीड कर भी चुके हैं।
क्लास 2 की जनरल नॉलेज की बुक में। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसके बारे में, लेकिन फिर भी हम इसके आंसर को रीड करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास दैट हाउ डू यू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, कि आप यौम आज़ादी को कैसे मनाते हैं। सेलिब्रेट, मनाना। इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन, वो कब होता है? वो होता है 14 अगस्त 1947। इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में भी देना है। आप सब मुझे बताएं कि आप इंडिपेंडेंस डे को कैसे मनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी गई है, ये एक घर की पिक्चर है, होम। टेबल पर आप देख सकते हैं 3 लोग बैठे हुए हैं। ये हैं फादर, ये हैं सन और ये हैं डॉटर। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितनी खूबसूरती से अपने घर को सजाया हुआ है। ये चाय पी रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने जगह जगह पर झंडियाँ लगाई हुई हैं। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो हम भी बचपन में बिल्कुल इसी तरीके से अपने घरों को सजाया करते थे। ये कागज़ के बने हुए फ्लैग्स होते थे जिनको इसी तरह लड़ी में पिरोया गया होता था और इनसे हम अपने पूरे घर और पूरी गलियों को सजाया करते थे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इंडिपेंडेंस डे को कैसे मनाते हैं। तो आइए इन प्री रीडिंग क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करते हैं। असल में इन क्वेश्चंस के आंसर्स थोड़े लेंथी थे, इसीलिए मैंने इनको शीट पर लिखा है, तो वहीं से इनको रीड करते हैं। यूनिट नंबर 9 पेट्रियटिज्म, और इसमें हम पोएम को रीड कर रहे हैं अ नेशन स्ट्रेंथ, यानी एक कौम की ताकत। प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है दैट व्हाट डू द कलर्स ऑफ आवर नेशनल फ्लैग मीन, कि हमारे कौमी परचम के कलर्स यानी रंग क्या जाहिर करते हैं। द ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स, कि जो ग्रीन कलर है वो जाहिर करता है मुस्लिम्स मुसलमानों को। एंड वाइट कलर रिप्रेजेंट्स, और सफ़ेद रंग जाहिर करता है माइनॉरिटीज यानी अक़लियतों को। एंड द क्रेसेंट एंड स्टार, और जो चांद और सितारा है इट रिप्रेजेंट, ये जाहिर करता है प्रोग्रेस तरक्की को, एंड लाइट और रोशनी को। दोबारा से इसको रीड करते हैं। द ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स मुस्लिम एंड द वाइट कलर रिप्रेजेंट्स माइनॉरिटीज एंड द क्रेसेंट एंड स्टार रिप्रेजेंट प्रोग्रेस एंड लाइट, कि सब्ज रंग मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, सफ़ेद रंग अक़लियतों को जाहिर करता है, जबकि चांद और सितारा तरक्की और रोशनी की अलामत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फ्लैग को। इस फ्लैग में जो ग्रीन पोर्शन है वो ज़्यादा है, यानी जो ग्रीन पोर्शन है वो 3/4 है, जबकि जो वाइट पोर्शन है वो 1/4 है। तो जो ज़्यादा वाला पोर्शन है यानी ग्रीन कलर में वो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो वाइट है ये माइनॉरिटीज़ यानी अक़लियतों को रिप्रेजेंट करता है। अब माइनॉरिटीज़ कौन है? माइनॉरिटीज़ हमारे मुल्क के ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक किसी दूसरे मजहब से है, यानी हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, क्रिश्चियंस वगैरह, तो ये इनको रिप्रेजेंट करता है। और जो क्रेसेंट और स्टार है ये प्रोग्रेस और लाइट यानी रोशनी और तरक्की की अलामत है। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। हाउ डू यू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, कि आप पाकिस्तान का यौम आज़ादी कैसे मनाते हैं। वी सेलिब्रेट, हम मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, यौम आज़ादी, जो कि मैंने आपको बताया है कि हम मनाते हैं 14 अगस्त को, और पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है 14 अगस्त 1947 यानी 14 अगस्त 1947। बाय हॉइस्टिंग, हॉइस्टिंग कहते हैं लहराना। द नेशनल फ्लैग, कौमी परचम, कि हम अपना कौमी परचम लहराते हैं। सिंगिंग नेशनल सॉन्ग्स, यानी हम अपने कौमी मिली नगमे गाते हैं। डेकोरेटिंग, हम सजाते हैं होम्स, घरों को। एंड रिमेंबरिंग, और हम याद रखते हैं द सेक्रीफाइसेस, कुर्बानियाँ। ऑफ आवर लीडर्स, अपने लीडर्स यानी अपने रहनुमाओं की। That we celebrate Independence Day by hoisting the national flag,
singing national songs, decorating homes and remembering the sacrifices of our leaders. कि हम यौम आज़ादी कौमी परचम लहराकर, मिली नगमे गाकर, घरों को सजाकर और अपने रहनुमाओं की कुर्बानियों को याद करके मनाते हैं। तो यहाँ पर हमने दी हुई प्री रीडिंग क्वेश्चंस को रीड किया। वापस चलते हैं बुक की तरफ। अब यहाँ पर हम पोएम को रीड करना स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है अ नेशन स्ट्रेंथ, यानी एक कौम की ताकत। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये जो पोएम है ये असल में है क्या। तो पोएम जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग that expresses feelings, ideas or thoughts in a rhythmic way. यहाँ पे H भी है, RHYTHMIC, रिदमेटिक वे। कि पोइम यानी नज़म जो है ये अदब की एक सिंफ है जिसमें जज्बात, ख्यालात और एहसासात को खूबसूरत और दिलकश अंदाज में बयान किया जाता है। इस बुक में हम ऑलरेडी 2 पोइम्स को रीड कर चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, एक बी ग्रेटफुल और एक है लेट्स सेव द अर्थ। पेज नंबर 45 पर ये हम 2 पोइम्स रीड कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई एम द अर्थ, ये पोइम हमने रीड किया था। तो ये हमारी इस बुक का 3rd पोइम है। तो पोइम के बारे में हमने रीड किया कि ये एक फॉर्म ऑफ राइटिंग है जिसमें रिदमेटिक वे, राइमिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से इसमें एक रिदम सी बन जाती है। राइमिंग वर्ड्स के बारे में हम ऑलरेडी रीड कर भी चुके हैं और यहाँ पर हम इसको फिर से रिवाइज भी करेंगे। तो आइए पोइम को रीड करना स्टार्ट करते हैं। नॉट गोल्ड कि सोना नहीं, बट ओनली मैन कैन मेक, बल्कि सिर्फ मैन कहते हैं आदमी को। यहाँ पर इसका मतलब है इंसान यानी अफराद की बात की जा रही है। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक कि सोना नहीं बल्कि इंसान ही बनाते हैं अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। और कैसे लोगों, कैसे इंसानों की बात की जा रही है। ग्रेट जो कि अजीम होते हैं, स्ट्रॉन्ग जो कि मजबूत होते हैं। मैन वो इंसान, हु फॉर द ट्रुथ जो कि सच्चाई की खातिर, एंड ऑनर सेक और इज्जत की खातिर। स्टैंड फास्ट साबित कदम रहते हैं, एंड सफर लॉन्ग और लंबे अरसे तक मुश्किलात को बर्दाश्त करते हैं। सफ़र कहते हैं बर्दाश्त करना, लॉन्ग यानी लंबे अरसे तक। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेंजा को रीड किया दैट नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long। कि सोना नहीं बल्कि इंसान ही ये कौम को अजीम और मजबूत बनाते हैं। वो लोग जो सच्चाई और इज्जत की खातिर साबित कदम रहते हैं और लंबे अरसे तक मुश्किलात को बर्दाश्त करते हैं। तो ये हमने स्टेंजा नंबर 1 रीड किया जिसमें शायर यानी जो पोइट है यानी पोएम लिखने वाला है जो कि है रॉल्फ वाल्डो एमरसन। इस पोएम अ नेशन स्ट्रेंथ के पोइट का नाम है रॉल्फ वाल्डो एमरसन। ये कहते हैं कि दौलत या सोना कौम को मजबूत नहीं बनाता बल्कि सच्चे और बहादुर लोग जो मुश्किलात का सामना करते हैं वो किसी कौम की असली ताकत होते हैं, यानी वही उस कौम को ताकतवर और अजीम बनाते हैं। अब स्टेंजा नंबर 2 को रीड करते हैं। ब्रेव मैन के बहादुर इंसान, हु वर्क जो कि काम करते हैं, वाइल अदर स्लीप जबकि दूसरे लोग सो रहे होते हैं, हु डेयर जो कि हिम्मत करते हैं, वाइल अदर्स फ्लाई जबकि दूसरे भाग जाते हैं। अब यहाँ पर फ्लाई का जो मीनिंग है वो उड़ना नहीं बल्कि भागना है कि वो लोग जो कि हिम्मत करते हैं ना कि वो लोग जो कि भाग जाते हैं। दे बिल्ड वो बनाते हैं अ नेशंस पिलर डीप, वो कौम की बुनियादों को मजबूत बनाते हैं, बुनियाद को मजबूत करते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई और उन कौम की बुनियादों यानी पिलर्स की बात की जा रही है कि उनको बुलंदियों तक ले जाते हैं। स्काई यहाँ पर जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है वो है बुलंदियां, यानी उसको आसमान तक ले जाते हैं।
तो ये हमारे पास स्टेंजा नंबर 2 था। That brave men who work while others sleep, who dare while others fly, कि बहादुर लोग जो उस वक्त भी काम करते हैं जब दूसरे सो रहे होते हैं, जो हिम्मत करते हैं जब दूसरे भाग जाते हैं। They build a nation's pillar deep and lift them to the sky, वो कौम की बुनियादों को मजबूत बनाते हैं और उसे बुलंदियों तक ले जाते हैं। तो सेकेंड स्टेंजा में जो पोइट है राल्फ वाल्डो एमर्सन, वो कहते हैं कि मेहनती और बहादुर लोग ही कौम को मजबूत बनाते हैं। वो उस वक्त भी काम करते हैं जब दूसरे आराम करते हैं और वो हिम्मत दिखाकर अपने कौम को बुलंदियों तक ले जाते हैं। तो ये हमने एक बहुत खूबसूरत पोएम रीड की, अ नेशन स्ट्रेंथ, जिनके पोइट का नाम है राल्फ वाल्डो एमर्सन। पोएम की जो वर्डिंग है वो बिल्कुल इजी है, ट्रांसलेशन मैंने आपको करवाई है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको करवाई है। इसमें हमें क्या सिखाया जा रहा है? इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि कौम की असली ताकत उसके लोगों में होती है, दौलत में नहीं। हम किसी कौम को इस वजह से ताकतवर नहीं कह सकते कि उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, लेकिन अगर किसी कौम के पास मेहनती लोग मौजूद हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक बहुत ताकतवर कौम है। कि किसी कौम के ईमानदार, बहादुर और मेहनती अफराद ही उसको मजबूत बनाते हैं। तो दोबारा से जल्दी से इस पोएम को एक दफ़ा रीड करते हैं। नॉट गोल्ड बट ओनली men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. Brave men who work while others sleep, who dare while others fly. They build a nation's pillar deep and lift them to the sky. और इस पोएम के पोएट का नाम है रॉल्फ वाल्डो एमर्सन। अब रीड करते हैं वाइल रीडिंग क्वेश्चन को। वाइल रीडिंग क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग के दौरान देने होते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसको रीड करते हैं। दैट हाउ डू ब्रेव मैन मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग, कि बहादुर लोग कौम को कैसे मजबूत, कैसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आंसर को रीड करते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी यहाँ पर अब रीड कर भी चुके हैं पोएम में। हाउ डू ब्रेव मैन मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग, कि बहादुर लोग कौम को कैसे मजबूत बनाते हैं। ब्रेव मैन यानी बहादुर लोग, मेक ये बनाते हैं, अ नेशन स्ट्रॉन्ग किसी कौम को मजबूत, बाय वर्किंग हार्ड मेहनत करके, बीइंग ऑनेस्ट ईमानदारी से, एंड फेसिंग और सामना करके, डिफिकल्टीज मुश्किलात, विथ करेज हिम्मत से। That brave men make a nation strong by working hard, being honest and facing difficulties with courage. कि बहादुर लोग मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत के साथ मुश्किलात का सामना करके किसी कौम को मजबूत बनाते हैं। देखें ये हम यहाँ पर रीड कर चुके हैं। यहाँ पर ग्रेटनेस की बात की गई है, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत रहने की बात की गई है, फॉर ट्रुथ यानी सच्चाई, ऑनर सेक और इज्जत की खातिर, स्टैंड फास्ट वो साबित कदम रहते हैं, एंड सफ़र लॉन्ग और बर्दाश्त करते हैं। तो जो बहादुर लोग हैं वो अपने कौम को कैसे मजबूत बनाते हैं? वो मेहनत करते हैं, मजबूत रहते हैं, बर्दाश्त करते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, साबित कदम रहते हैं, मेहनत करते हैं, भागते नहीं हैं और हिम्मत से मुश्किलात का सामना करते हैं। तो इस तरीके से कोई भी शख्स अपने कौम को मजबूत बना सकता है। तो यहाँ पर हमने वाइल रीडिंग के क्वेश्चन को रीड किया। अब हम रीड करेंगे राइमिंग वर्ड्स के बारे में। राइमिंग वर्ड्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो हम वापस चलते हैं जो हमने पोएम्स रीड की हैं उनकी तरफ। एक है पेज नंबर 12 पर। देखिए हर पोएम में आपने राइमिंग वर्ड्स को ज़रूर देखना है। अब मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको राइमिंग वर्ड्स करवाए हैं। जी हाँ, करवाए हैं। देखिए किसी भी पोएम में जो इम्पॉर्टेंट है, जो उसकी रिदम बनाता है, वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स को आप इग्नोर मत किया करें। राइमिंग वर्ड्स यानी हम काफिया अल्फाज, उर्दू में इनको हम काफिया अल्फाज कहते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है, यहीं से इसको रीड करते हैं। When two or more words have same or similar ending sound, कि जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज की जो आखिरी वाली साउंड है वो या तो सेम यानी एक जैसी है या फिर सिमिलर यानी मिलती जुलती है, तो उनको राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। और इन्हीं राइमिंग वर्ड्स की वजह से पोएम में रिदम बनती है। जैसे कि
अब हम यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। लास्ट वर्ड्स को आपने देखना है, मेक, स्ट्रॉन्ग, सेक, लॉन्ग। अब इसमें जो राइमिंग वर्ड्स हैं हमारे पास वो है मेक एंड सेक, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग, स्लीप एंड डीप, फ्लाई एंड स्काई। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, मेक, सेक। आप देख सकते हैं मेक और सेक में सिर्फ एम और एस का डिफरेंस है, बाकी जो लेटर्स हैं वो सेम है। स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग, ONG ONG, स्लीप और डीप, EEP, फ्लाई और स्काई। एंड में YY जो है ये सेम है। तो यहाँ पर हमने राइमिंग वर्ड्स के बारे में रीड किया और पोएम में दिए गए राइमिंग वर्ड्स को आइडेंटिफाई किया। नीचे चलते हैं पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस की तरफ। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स हमें लेसन की रीडिंग खत्म करने के बाद देने होते हैं। तो आइए पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू मेक अवर नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, कि हम अपने कौम को अजीम और मजबूत बनाने में कैसे हिस्सा डाल सकते हैं। शेयर योर व्यूज, अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, कि इस नज़म का बुनियादी ख्याल क्या है। अब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस इट इन योर वर्ड्स, अपने अल्फाज में इस पर बहस कीजिए। तो आइए इनके आंसर्स को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 9, पेट्राइटिज्म अ नेशन स्ट्रेंथ, और ये है हमारे पास पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू मेक अवर नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, कि हम अपने कौम को अजीम और मजबूत बनाने में कैसे हिस्सा डाल सकते हैं। कंट्रीब्यूट कहते हैं हिस्सा डालना। वी कैन मेक अवर नेशन स्ट्रॉन्ग, कि हम अपने कौम को मजबूत बना सकते हैं बाय गेटिंग एजुकेशन, तालीम हासिल करके। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करके। फॉलोइंग रूल्स, कवानीन की पाबंदी करके। एंड वर्किंग ऑनेस्टली, और ईमानदारी से काम करके। That we can make our nation strong by getting education, helping others, following rules and working honestly, कि हम तालीम हासिल करके, दूसरों की मदद करके, कवानीन की पाबंदी करके और ईमानदारी से काम करके अपने कौम को मजबूत बना सकते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जिस स्टेज पर आप हैं, आपका अव्वलीन फ़र्ज़ यही है कि आप अपनी तालीम पर तवज्जो दें। इसके अलावा आपको बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, असातिज़ा की बात माननी चाहिए, अपने माहौल को साफ़ रखना चाहिए और हर शख्स की इज़्ज़त करनी चाहिए, अगर वो आपसे बड़ा है या छोटा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम, कि नज़म का बुनियादी ख्याल क्या है। द मेन आइडिया, बुनियादी ख्याल ऑफ द पोएम नज़म का इज़ दैट अ नेशन, कि एक कौम बिकम्स, वो बनती है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, नॉट बिकॉज ऑफ वेल्थ, दौलत की वजह से नहीं, बट बिकॉज ऑफ ब्रेव, बल्कि बहादुर, ऑनेस्ट, ईमानदार, एंड हार्ड वर्किंग पीपल, और मेहनत करने वाले लोग। That the main idea of the poem is that a nation becomes strong not because of wealth but because of brave, honest and hard working people, कि इस नज़म का बुनियादी ख्याल ये है कि कौम दौलत से नहीं बल्कि बहादुर, ईमानदार और मेहनती लोगों से मजबूत बनती है। जैसे कि हम पोएम में रीड कर चुके हैं इसके लिए, डेट नॉट गोल्ड, कि सोना किसी कौम को मजबूत नहीं बनाता, बल्कि उसमें जो लोग हैं, जो मैन हैं, जो पीपल हैं, जो कि ग्रेट और स्ट्रॉन्ग है, वही उस कौम को मजबूत बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस एंड होते हैं। अब टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। आस्क स्टूडेंट्स टू रिसाइट द पोएम विद करेक्ट इंटोनेशन पैटर्न्स, कि बच्चों से कहें कि नज़म को सही आवाज़ की उतार चढ़ाव के साथ पढ़ें। डिस्कस विद देम हाउ कैन वी सर्व अवर कंट्री, और उनसे इस बात पर बहस कीजिए कि हम अपने मुल्क की खिदमत कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जिस स्टेज पर आप हैं, आप अपनी तालीम पर तवज्जो दें, मेहनत करें, लोगों की इज़्ज़त करें, इसी तरीके से आप अपने कौम की खिदमत
कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दी हुई पोएम अ नेशन स्ट्रेंथ को रीड किया, जिनके पोइट का नाम है राल्फ वॉल्डो एमरसन। इसके अलावा हमने राइमिंग वर्ड्स के बारे में रीड किया, हमने पोएम की डेफिनेशन रीड की, हमने प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को कवर किया। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पोएम और इसमें जो आपको लेसन दिया गया है, जो आपके पास मेन आइडिया मौजूद है, वो आपको क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट का ओरल कम्युनिकेशन का पोर्शन कवर करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।